चलो बेटा, ये देखो आपका हम लोग अब आ गए ETS 17। आज 16 जुलाई है और चैप्टर का आपका नाम है रिडॉक्स, स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन टर्म। तो चलिए देखते चला जाए कि क्वेश्चन इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द वेट ऑफ 50% HCl विच रिएक्ट्स विथ 100 ग्राम लाइमस्टोन। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि हमारे पास 50% HCl है, 50% HCl है, ठीक, और इस 50% HCl की रिएक्शन 100 ग्राम लाइमस्टोन के साथ हो रही है, तो HCl का अमाउंट कितना लगेगा। फिर से यहाँ पे देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 100 ग्राम लाइमस्टोन के साथ HCl को रिएक्ट करना है, तो HCl कितना ग्राम लगेगा। लेकिन एग्जामिनर ने साफ साफ ये कहा है कि जो HCl है वो 50% है। इसका मतलब हुआ 50% HCl का मतलब हुआ कि अगर हमें 1 ग्राम HCl चाहिए तो लेना कितना होगा, 2 ग्राम। मतलब पूरा का पूरा इफेक्टिव नहीं है। अगर 50 ग्राम चाहिए तो लेना कितना होगा, 100 ग्राम। ये ध्यान रखिएगा। अगर हमें बेटा 35 ग्राम चाहिए तो HCl लेना कितना होगा, 70 ग्राम। तो चलिए यहाँ पे ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपका हुआ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराइए HCl के साथ। रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखिए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। वाटर से हमें मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ये 2 HCl लगेगा और साथ में यहाँ पे बेटा 2 वाटर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। तो अब रिएक्शन आपका क्या रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 2 मोल HCl लगेगा। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 2 मोल क्या लगेगा, HCl। इसका मतलब है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल का मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम हुआ, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए 2 गुणे 36.5 ग्राम HCl क्या होगा, लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका जो HCl है वो 100% नहीं है। HCl कितना है, 50%। मतलब HCl की एफिशिएंसी कितनी है, 50%। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें HCl इतना चाहिए तो हमें इसका लेना कितना होगा, डबल। तो और इसका बेटा आप डबल कर दीजिए। हमें HCl चाहिए था इतना, लेकिन ये तब यूज होता है जब ये 100% HCl होता। HCl है आपका 50%, तो हमें इसका डबल चाहिए, तो डबल कर दीजिए। तो देखिए 36 टू जाइए हो गया 72 और 72 ये कर दीजिए, तो आंसर लगभग कितना हो जाएगा, 146 ग्राम। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट एंड 0.1 मोलर NaCl आर मिक्स टुगेदर। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3, और फिर एग्जामिनर कह रहा है कि 0.1 मोलर ही NaCl है। दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो एग्जामिनर कह रहा है कि मान लीजिए इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, दोनों को मिला दिया तो जो फाइनल आपका मिलने के बाद बनेगा उसमें नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन मोलैरिटी के फॉर्म में कितना होगा, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर हम ये और ये मिलाएं और हमें बेटा मोलैरिटी के लिए चाहिए, मोलैरिटी के लिए मोल, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल पर लीटर। अगर हम यहां से सोच लें कि इन दोनों को मिलाने पे नाइट्रेट आयन बेटा कितना मोल मिलेगा, तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व। और ढंग से देखिए तो जो नाइट्रेट आयन है वो केवल और केवल यहां से मिल रहा है, इस कंपाउंड से नाइट्रेट आयन नहीं मिल रहा है। नाइट्रेट आयन यहां से मिल रहा है, तो ये देखो 1.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट में 0.1 मोल ही आपका होगा सिल्वर आयन और इतना ही क्या होगा, नाइट्रेट। तो यहां से आपका हो गया ये मोल आपका मिल गया 0.1, ये आपका हो गया मोल जो हमें मिल गया वो कितना हो गया, 0.1। और खुद बताइए कि यहाँ पे आपका वॉल्यूम V है, और जब दोनों को आप मिलाओगे तो इसका V वॉल्यूम और इसका V वॉल्यूम मिलेगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डबल, है ना। इसका मिलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल। पहले ये बेटा 0.1 मोल V वॉल्यूम में था
अब ये आपका जो 0.1 मोल नाइट्रेट है, जब दोनों को मिला दिया जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल, और वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, हाफ। ये देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूम आपका था V, तो इसमें नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर था, लेकिन खुद सोचिए जब इसको और इसको मिलाया गया तो वॉल्यूम हो गया डबल, वॉल्यूम डबल हो गया तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, हाफ। तो आंसर हो गया आपका 0.1/2, और 0.1/2 को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 1/20। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हुआ पॉइंट, फिर यहाँ पे हुआ 10, एक और जीरो, ये कितना हो गया 5। आंसर हो जाएगा 0.05। एक और देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ये मिलाया जा रहा है और फाइनल आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, तो जिस आयन का कंसंट्रेशन पूछे उसका बेटा पार्ट ऊपर, उसका कंसंट्रेशन ऊपर, इनटू उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ये कर दीजिए। ये देखिए जैसे इसको मिलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि किसका कंसंट्रेशन कितना होगा, तो जिसका कंसंट्रेशन पूछे उसका पार्ट ऊपर इनटू उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये देखिए V कट गया, फिर भी आंसर क्या आया 0.1/2, और ये आंसर कितना होगा 0.05। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग ऑफ 10 ग्राम 90% प्योर लाइमस्टोन। एग्जामिनर कह रहा है कि 90% प्योर लाइमस्टोन है, ठीक 10 ग्राम 90% प्योर लाइमस्टोन है। इसको बेटा हीट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये भी स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कीजिए तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट को हीट करो तो मेटल ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आपकी इवॉल्व होगी। तो यहां से आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुआ। अब ये देखिए ये आपका दिख रहा है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ये मास के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और 1 मोल का मास हुआ 100 ग्राम। तो यहां से आप 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है किसी भी गैस का, और होता कितना है 22.4। तो यहां से हमारे पास डाटा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो 22.4 लीटर आपका बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि ये जो आपका लाइमस्टोन है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो 10 ग्राम है लेकिन वो 100% प्योर नहीं है। कितना प्योर है 90। तो सोचिए कि 10 ग्राम में काम का कैल्शियम कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, जो प्योर लाइमस्टोन है, वो कितना है। तो वो है बेटा आपका 10 का कितना परसेंट 90। तो 10 का 90% कर दीजिए तो ये आपका हो गया 9 ग्राम। तो 10 ग्राम में से जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, जो काम का बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कितना ग्राम है 9। अब यहाँ पे डाटा आपके पास पड़ा हुआ है कि 100 ग्राम आपका कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जा रहा है तो 22.4 लीटर CO2 निकल रहा है, तो 9 ग्राम से आंसर निकालना है। तो आंसर हुआ 1 ग्राम को हीट करोगे तो 22.4/100, और 9 ग्राम को हीट करोगे तो इंटू 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर हो गया 22.4 गुणे ये। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ये 10 होता ना 10, तो यहाँ पे ये 10 होता तो 224 होता, ये 10 होता तो ये 224 ऊपर वाला पार्ट होता, और 224 को आप 100 से डिवाइड करते तो आंसर आता 2.24। बेटा 224, अगर ये 10 होता तो ये 224 होता, 224 को आप 100 से डिवाइड करते तो आंसर होता 2.24, लेकिन बेटा ये 9 है तो 224 से थोड़ा सा कम, तो आंसर 2.24 से थोड़ा सा कम होगा, और 2.24 से आंसर थोड़ा सा कम होगा तो आंसर कौन सा जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्या कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन A and B हैव कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस A and B रिक्वायर्ड टू मेक 2 लीटर ऑफ 0.2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास HCl है, एक HCl है, HCl, और इस HCl की नॉर्मेलिटी बेटा कितनी है 0.5 नॉर्मल। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि एक और दूसरा HCl है,
जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1 नॉर्मल। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों का हम मिला दें, तो दोनों को मिलाएं तो जो फाइनल HCl बन रहा है, फाइनल HCl, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना लीटर हो जा रहा है, 2 लीटर वॉल्यूम हो जा रहा है, और नॉर्मेलिटी कितनी हो जा रही है 0.2 नॉर्मल। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास A और B नामक 2 कंटेनर हैं, दोनों में HCl है, एक HCl का नॉर्मेलिटी 0.5 है, दूसरे कंटेनर वाले की बेटा 0.1 नॉर्मल है। कह रहा है कि दोनों को मिला दे रहे हैं एक ही कंटेनर के अंदर, तो जो HCl बन रहा है उसका वॉल्यूम 2 लीटर और ये 0.2 है। तो कह रहा है कि इन दोनों को हम किस किस वॉल्यूम के पार्ट में मिलाएं कि टोटल जो HCl होगा उसका वॉल्यूम 2 लीटर और नॉर्मेलिटी 0.2 हो जाए। तो मान लीजिए कि जब हम दोनों को मिलाए तो ये कितना हो गया 2। तो आप मान लो कि इसका जो हम वॉल्यूम मिला रहे हैं वो x लीटर मिला रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम जो मिलाएंगे वो 2 माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है आपका 2 लीटर। अब यहां से ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाइड कर दीजिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट का आप कॉन्सेप्ट अप्लाइड कीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट का आपका कॉन्सेप्ट होगा पहला HCl उसका नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका नॉर्मेलिटी हो गया 0.5 और वॉल्यूम कितना हो गया x। फिर आपका हो गया दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का हो गया 2 माइनस x इंटू 0.1 इक्वल टू हो गया 2 लीटर इंटू 0.2। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखो ये हो गया 0.5x प्लस ये देखिए यहाँ पे ये 0.1 अंदर आएगा तो 0.1 इंटू 2 हो गया माइनस 0.1 इंटू x, ये कितना हो गया 0.1x इक्वल टू हो गया 0.4। आगे ये सॉल्व कीजिए, तो देखो ये 0.5x है, ये माइनस में 0.1x है, ये सॉल्व होगा तो होगा 0.4x, और यहां से 0.2 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 0.2, तो 0.4 माइनस 0.2 हुआ, पॉइंट कट गया, यहां से x इक्वल टू हो गया 2.4, और 2.4 मतलब हाफ का मतलब 0.5 लीटर। तो जो आपका बेटा पहला सॉल्यूशन है A है वो कितना लगेगा 0.5 लीटर, और दूसरा वाला कितना लगेगा, 2 में से घटा दो तो 1.5 लीटर। तो आंसर कौन सा जाएगा A। आगे आइए, कह रहा है कि 100 ml ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी of 1 molar and density 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water। आराम से इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए। कह रहा है एग्जामिनर कि 100 ml of sulfuric acid solution having molarity of 1 molar and density 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water। The molarity of sulfuric acid solution will be, फाइनल डेंसिटी इतना कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है, आराम से इस क्वेश्चन को सोचिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 100 ml, और ये देखिए 100 ml, और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी है 1 मोलर और डेंसिटी बेटा कितनी है 1.5 ग्राम पर ml। उसको 400 ml पानी के साथ मिलाया जा रहा है। ये देखिए ये जो ml है, ये 100 ml जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, और ये बेटा एक अलग सॉल्यूशन है जिसमें केवल और केवल पानी है जो 400 ml है। तो दोनों अलग चीज है, एक ये सॉल्यूशन है एक ये सॉल्यूशन है, और कह रहा है कि जब दोनों को मिला दो तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी हो जाएगी। तो यहां से देखिए बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। आप जानते हो कि मोलरिटी हमें निकालना हो तो मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये आपका होता है। सॉल्यूशन में मोल सॉल्यूट के कितने हैं अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना है, ये आपका फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल टू मोल पर लीटर। तो ये बताओ, पहले हमारे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और उसमें हमने पानी मिलाया, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड नामक सॉल्यूट है वो केवल और केवल पहले सॉल्यूशन से आ रहा है, दूसरे सॉल्यूशन से नहीं आ रहा है। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 मोलर है, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर में 1 मोल आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन यहां पे इसका पार्ट हमने कितना लिया है 100। तो ये देखो ये 1 मोलर का मतलब हुआ कि 1 मोल सॉल्यूट 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर सॉल्यूशन में है। 1 लीटर मतलब 1000 ml में इसके मोल कितने हैं 1, और यहां पे आपका बेटा इसका लिया कितना गया है 100 ml। तो 100 ml में जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल होगा वो कितना हो जाएगा 0.1। 100 ml में जो सल्फ्यूरिक एसिड का मोल होगा वो कितना हो गया बेटा 0.1, ये आपका हो गया 0.1। अब
अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाए तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो गया, सॉल्व। तो यहां से देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना हो तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो देखो इस वॉल्यूम को और इस वॉल्यूम को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, ये एक अलग आपका सॉल्यूशन है, एक ये आपका अलग सॉल्यूशन है, तो दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो यहां पे देखो इस 100 ml को डेंसिटी का यूज करके आप किसमें चेंज कर दो, मास। तो आपने डेंसिटी का यूज किया तो पहला जो सॉल्यूशन है उसका जो मास आ गया वो हो गया 150, क्लियर। और पानी 400 ml है, मतलब ये जो दूसरा सॉल्यूशन है या दूसरा जो आप चीज मिला रहे हो वो बेटा आपका 400 ml है, 400 ml। तो 400 ml मतलब 400 ग्राम आप लिख सकते हो, तो दोनों को मिला दो तो फाइनल सॉल्यूशन जो हो गया वो 550 ग्राम हो गया। लेकिन हमें यहां पे बेटा फाइनल सॉल्यूशन का मास नहीं वॉल्यूम चाहिए, तो देखो फाइनल सॉल्यूशन का क्या दिया है, डेंसिटी। तो यहां से यूज करो डेंसिटी इक्वल टू होगा मास 550 अपॉन वॉल्यूम। तो फाइनल सॉल्यूशन की जो बेटा वॉल्यूम हो जाएगी वो आ जाएगी 550 अपॉन 1.25। तो यहां से आप सॉल्व कीजिए तो ये हो गया 550 अपॉन 1.25 यहां से आगे देखिए ये आपका हो गया 0.1 इंटू 1.25 अपॉन ये हो गया बेटा 550, क्लियर, 550। और ये आपका हो गया, ये हो गया 550 और ये आपका जो आएगा ये ml में, तो इसको हम लीटर में चेंज करें तो लीटर में चेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। तो देखो ये 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट नीचे, तो 1000 नीचे 1000 कट गया, यहाँ पे आ गया बेटा आपका 125 बट्टे 550 और 125 को 550 से आप डिवाइड कर दीजिए तो लगभग जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 0.227। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखिए इस ml को और उस ml को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, एक ये अलग सॉल्यूशन है, एक ये अलग सॉल्यूशन है, या अलग आपका जो भी है वॉल्यूम है, तो इसके देखो इसको मास में आप कन्वर्ट कर दो। डेंसिटी दिया है, इसका ml और मास, पानी की डेंसिटी 1, दोनों को आप जोड़ दीजिए तो फाइनल सॉल्यूशन का मास मिला, और फाइनल सॉल्यूशन का जो मास मिला उसको इस डेंसिटी की सहायता से फाइनल सॉल्यूशन का क्या निकालिए, वॉल्यूम, और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.227। आइए अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस। तो जब भी आपको क्वेश्चन कहे रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखो, और रिएक्शन हो गया 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल वाटर गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन। ये भी आपका गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस है, और यहाँ पे वाटर वेपर कह रहा है मतलब ये भी क्या है, गैस। अब एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इसका 10 वॉल्यूम इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करे, इसके 5 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करे तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रहा है कि अगर इसका 2 इसके 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका 2 बन रहा है, इसका 2 इसके 1 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका बेटा कितना बन रहा है, 2। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका 10 और इसका 5 रिएक्ट करे तो कितना बनेगा। तो पहले चेक कीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कोई है कि नहीं। तो देखो 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो, कोई लिमिटिंग रिएजेंट आपका नहीं है। तो ये देखो ये 2 है, 1 है तो ये 2 बन रहा है, ये 10 है, 5 है तो ये कितना बनेगा, 10। तो यहां से ये कितना बन गया, 10। आंसर हो गया आपका 10। सिंपल आपका स्टैचियोमेट्री का क्वेश्चन था। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 52। ये आपका एग्जैक्ट बेटा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि इन ए रिएक्शन A प्लस B2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो AB2 बना रहा है। कह रहा है कि ये अलग अलग 4 या 5 कंडीशन है, किस कंडीशन में A जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को ढंग से पढ़िए कि रिएक्शन क्या कह रहा है। तो रिएक्शन कह रहा है कि 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल AB2 का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। अब आइए चेक किया जाए। अच्छा इसको आप पढ़ सकते हो कि 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि 1 एटम 1 मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मॉलिक्यूल AB2 का क्या होगा, फॉर्मेशन। इसमें आप बेटा एक चीज और पढ़ सकते हो कि 1 मोल एटम ऑफ A
1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ B2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल मॉलिक्यूल AB2 का क्या होगा, फॉर्मेशन। या इसको पढ़ सकते हो कि एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मॉलिक्यूल AB2 का क्या होगा, फॉर्मेशन। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर 300 एटम नाम लिया है और 200 मॉलिक्यूल B आपका कहा है, B मॉलिक्यूल कह दिया तो B नहीं मानना है, क्या मानना है आपको, B2। तो ये देखिए इसके एक एटम के लिए इसका एक मॉलिक्यूल लग रहा है तो 300 एटम के लिए इसका मॉलिक्यूल कितना लगेगा, 300। लेकिन बेटा मॉलिक्यूल कितना दिया है, 200, चाहिए 300, दिया है 200, कम दिया है। तो यहां पे जो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ वो कौन सा हुआ, B2। ऐसे आप लिख दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ B2। 2 मोल A रिएक्ट्स विथ 3 मोल B2। एक के लिए एक लग रहा है, एक के लिए क्या लग रहा है, एक। तो देखो 3 मोल B2 के लिए इसका एक एटम भी कितना लगना चाहिए, 3, लेकिन दिया कितना है, 2। तो ये देखो ये कम दिया है तो ये यहां पे क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर। ठीक, अब अगले में आइए। 100 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विथ 100 मॉलिक्यूल ऑफ B। 100 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विथ, फिर यहां पे उसने क्या कह दिया, 100 मॉलिक्यूल ऑफ B, और मॉलिक्यूल कह दिया तो B नहीं मानना है, क्या मानना है, B2। तो बताओ एक एटम के लिए एक मॉलिक्यूल लग रहा है तो 100 एटम के लिए 100 मॉलिक्यूल लगेगा, कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अगले में देखिए कह रहा है कि 5 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 2.5 मोल B। तो 2.5 मोल B कहे या 2.5/2 मोल B2 कहे तो ये कर दीजिए आप। तो ये देखिए यहां पे 1 मोल के लिए 1 मोल B2 लग रहा है तो 5 मोल ऑफ A के लिए इसका कितना लगना चाहिए, 5। लेकिन एग्जामिनर कितना दिया है, या तो 2.5 या 2.5/2। तो यहां पे बेटा B कम है और B कम है तो यहां पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो कौन सा हो गया, B। ये आपका हो गया B लिमिटिंग रिएजेंट। अब आइए अगले में। तो देखो 1 मोल के लिए 1 मोल लग रहा है तो 2.5 मोल और इस कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5। 2.5 इसके कितने के साथ रिएक्ट कर रहा है, 5। तो बेटा B के 5 के लिए A का भी कितना लगना चाहिए था, 5, लेकिन एग्जामिनर कितना दिया है, 2.5। तो इस वाले ऑप्शन में जो A होगा वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये देखिए एक आपका आ रहा है सेकेंड ऑप्शन और एक क्या आ रहा है, फिफ्थ ऑप्शन। 2 ऑप्शन में आपका जो A होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आंसर कौन सा गया, C। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन द रिएक्शन 4 मोल अमोनिया 5 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 4 मोल NO और 6 मोल वाटर का बेटा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। तो एग्जामिनर कह रहा है कि जब 1 मोल अमोनिया और 1 मोल O2 रिएक्ट करें तो कौन सी बात सही है, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो। तो कह रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस। तो बताओ अगर 1 मोल अमोनिया और 1 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है तो पहले सोचो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो यहां पे अगर लिमिटिंग रिएजेंट 1 को 4 से डिवाइड करो तो 1/4 और 1 को 5 से डिवाइड करो तो 1/5। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन। अब ये देखो 5 ऑक्सीजन है तो ये 6 वाटर बन रहा है। तो बेटा जब एक आपका एक ऑक्सीजन होगा तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो 1 से ज्यादा बनेगा, तो पहला वाला गलत हो गया। अब NO देखिए ये बेटा 5 है तो 4 बन रहा है तो 1 रहेगा, तो 4 से थोड़ा सा कम बनेगा, ठीक, मतलब 1 से थोड़ा सा कम बनेगा। तो यहां पे 1 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस कह रहा है, ये भी आपकी बात क्या हो गई, गलत। अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट बेटा आपका कौन है, O2। इसका मतलब वो रिएक्शन में पूरा का पूरा समाप्त होगा और पूरा का पूरा समाप्त होगा तो आंसर कौन सा चला गया, C। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 3.12 ग्राम पर ml then what will be the mass of 1.5 ml solution in two significant figure। सिंपल ये आपका क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक सॉल्यूशन की डेंसिटी 3.12 ग्राम पर ml है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है, 1.5। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि सॉल्यूशन का मास कितना होगा और यहां पे देखिए ये मास 2 सिग्निफिकेंट फिगर में पूछ रहा है, मतलब नंबर कितने आपके होने चाहिए, 2।
तो देखो जब टू सिग्निफिकेंट नंबर में पूछ रहा है तो पहले मास निकालो, दो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका कर दो। तो यहां से देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास इक्वल टू हो गया, मास इक्वल टू हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां पे आपका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था 1.5 और डेंसिटी है आपका बेटा 3.12 और ये आंसर आपका किस में आएगा, ग्राम। इन दोनों को गुणा कीजिए। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 15 दूना 30, ये आपका हुआ 0 3, 15 कम 15 और 3 18, 8 1, 15 3 45, ठीक, 15 दूना 30, 0 3, 15 कम 15 3 18, 1, 15 3 45 और 1 46। यहाँ पे 2 डेसिमल 1 डेसिमल टोटल डेसिमल 3। इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये देखो इसका जो आंसर आएगा टू सिग्निफिकेंट फिगर में उसमें 2 नंबर दिखना चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करो तो 8 को राउंड ऑफ करो तो यहाँ पे 7 होगा। तो ये हो गया बेटा आपका 4.7 ये, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर भी कितने हैं 2। तो आंसर कौन सा जाएगा, सी। अगले पे आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एच फॉलोज। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एच फॉलोज। और फिर कह रहा है कि व्हेन 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट फॉर्म्ड and its molarity in the solution obtained are respectively। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस 2NaOH ये आपस में रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है Na2SO4, ठीक। फिर यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बेटा आपकी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 1 लीटर और 0.1 मोलर है, और जो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका है 1 लीटर और 0.1 मोलर, ठीक। अब यहां से देखिए ये क्वेश्चन आपका लिख गया, कह रहा है कि 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रहा है। तो इस सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी कितनी होगी, ठीक, और इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा। ये एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले दोनों के बारे में दिया है तो चेक कर लो कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे बेटा चेक करने का तरीका, रिएक्शन कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ कंप्लीट रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मोल निकालो तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसका मोल हो गया 0.1 और इसका भी मोल कितना हो गया 0.1। तो ढंग से देखो 1 मोल के लिए 2 लग रहा है तो 0.1 के लिए इसका लगेगा 0.2, लेकिन एग्जामिनर कितना दिया है 0.1 मतलब कम दिया है, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसके कितने मोल बनेंगे इसको डिसाइड करेगा ये। तो देखो 2 मोल है तो कितना मोल बन रहा है 1, तो 0.1 है तो उसका आधा बनेगा, तो यहां पे जो आपका हो गया ये हो गया 0.1/2 ये मोल हुआ। सोडियम सल्फेट का जो मोल बना, सोडियम सल्फेट का जो मोल बना वो हो गया 0.1/2, ये बेटा आपका हुआ सोडियम सल्फेट का मोल। लेकिन हमें क्या चाहिए मोलैरिटी, तो मोलैरिटी के लिए मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। अब ये बताओ पहले ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों मिलाए तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, तो इसका बेटा जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा 2 लीटर, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया 2 लीटर आपका, तो यहां से हो गया 0.1 अपॉन 4, इसको सॉल्व कीजिए तो हो गया 1/40, और 1/40 को आप कैलकुलेट कीजिए तो देखो पॉइंट, तो ये हो गया 0, फिर पॉइंट, तो फिर हो गया आपका 0, 1 0 कटा, 4 2 जा कितना हो गया 8 2, फिर आपका हो गया 4 5 जा 20। तो यहाँ पे जो मोलैरिटी आ रही है वो 0.025 मोलैरिटी इतनी आ गई। अब एग्जामिनर ये भी पूछ रहा है कि सोडियम सल्फेट का मास कितना बनेगा, तो हमें सोडियम सल्फेट का मोल मालूम है 0.1/2, तो देखो मोल हमें मालूम है 0.1/2
और मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सोडियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, 2 सोडियम का हो गया 46, सल्फर का हो गया 36 और फिर आपका हो गया 32 और 4 ऑक्सीजन का हो गया 64। तो यहां से आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 46 और 4 50 और 50 और 60 110 और 32 142। तो ये 142 हुआ। तो यहां से जो मास आया वो हो गया 142 इंटू 0.1/2। ये आपका हो गया, सॉल्व कीजिए, 2 7 जा 14 और ये हो गया 2 1 जा 2। ये 0.1 के बाद तो जो मास बन रहा है वो कितना बन रहा है 7.1 और 7.1 और 0.02 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और वो कौन सा है, बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये अब आगे आपका बेटा रिडॉक्स का क्वेश्चन है अगला वाला। तो देखिए इसमें क्या है और कैसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन को कह रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि H2O2 है प्लस ओजोन और रिएक्शन हो रहा है वाटर प्लस ये बन रहा है। और ये देखो H2O2 प्लस आपका जो सिल्वर ऑक्साइड है, तो कह रहा है कि इन दोनों रिएक्शन में इनका नेचर क्या होगा। तो ये बताओ, यहाँ पे जो H2O2 है जब ये रिएक्शन में जाता है तो ये जाता है बेटा वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और जब ओजोन रिएक्शन में जाएगा तो जाएगा O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो इस रिएक्शन में ये जो आपका ओजोन है वो O2 में चेंज हो रहा है, तो H2O2 ओजोन से ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, मतलब ओजोन को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस। तो यहां पे इसका जो नेचर हुआ वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। H2O2 एक अच्छा खासा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, लेकिन इस रिएक्शन में H2O2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगला देखिए H2O2 प्लस सिल्वर ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए सिल्वर +1 है और यहां पे क्या है, 0। तो इस H2O2 ने सिल्वर ऑक्साइड +1 को किसमें चेंज किया, 0। तो ये भी हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर वाले में भी रिड्यूसिंग एजेंट है, नीचे वाले में भी रिड्यूसिंग एजेंट है। आंसर होगा रिड्यूसिंग इन ए एंड बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इनकरेक्टली डिस्क्राइब द मोल फ्रैक्शन वैल्यू। तो आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 0 से ज्यादा होती है और 1 से क्या होती है, कम। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हरदम 0 से ज्यादा और 1 से क्या होगी, कम। और इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे बेटा 2 छूटा हुआ है, तो जो मोल फ्रैक्शन का जो सही वैल्यू होगा वो 1 से कम ये भी होगा, 0 से ज्यादा या 1 से कम ये भी होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। 0 से ज्यादा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। तो आंसर कौन सा जाएगा, बी। अगले पे, हाँ अब ये देखिए फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आयरन एग्जिस्ट एज आयरन 3 इन 0.96O कंसिडर्ड आयरन 0.96 टू बी मेड अप ऑफ फेरस एंड फेरिक। ये देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास एक आयरन ऑक्साइड है और उस आयरन ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है आयरन 0.96O। कह रहा है कि इस ऑक्साइड में आयरन 2 भी है और आयरन 3 भी है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि जो आयरन 3 है इसका इस कंपाउंड के अंदर फ्रैक्शन कितना होगा। मतलब अगर मान लीजिए कंपाउंड में टोटल आयरन आपके बेटा 96 है ना, तो उस 96 में फेरिक वाला आयरन कितना होगा, या टोटल आपका जो आयरन ऑक्साइड है या टोटल आयरन है 1, तो उसमें आपका फेरिक वाला कितना होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो मान लीजिए हमारे पास आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हुआ Fe और ये हो गया बेटा 0.96 और ये हो गया O। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंप्लीफाइड करने के लिए कि आयरन 96 और इसको 100 से गुणा करो तो ऑक्सीजन को क्या लगा दो, 100। तो यहां पे आप मान लो कि टोटल आयरन जो है वो 96 है। अब एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर ये आयरन एक होता तो उसमें बेटा फेरिक वाला आयरन कितना होता। तो मान लीजिए आप कि इस 96 में जो फेरिक वाला आयरन है, फेरिक वाला वो कितना है, X। तो टोटल 96 है, तो दिमाग लगाइए फेरस वाला आपका कितना होगा, 96 - X, ये आपका होगा।
अगर फेरिक वाला x तो फेरस वाला कितना होगा 96 माइनस x, ये आपका होगा। अब यहां पे आप देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है और हमारे पास ये मॉलिक्यूल है आयरन 96 और ये है O100, तो इसमें बेटा ये जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा नेगेटिव। तो मान लो आयरन का नंबर आपने माना है x और एक फेरिक पे चार्ज +3 है, तो x पे होगा +3 इंटू एक्स, प्लस एक फेरस पे चार्ज है आपका +2, तो 96 माइनस x फेरस पे, 96 माइनस x फेरस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू इतना, तो ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, और जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे कितना हो गया 200। इसको -200 ना लिखिएगा, ये देखो इधर होगा माइनस तो उधर पलटा तो कितना हो गया 200। अब सॉल्व कर लो, तो यहां से हो गया +3x प्लस इस 2 को अंदर लाइए, तो ये हो गया 6 2 12 और 9 2 18 और 1 19, ये हुआ माइनस 2x इक्वल टू हो गया 200। यहां पे आप सॉल्व कीजिए, तो ये 3x में से 2x गया तो x हुआ, ये 192 उधर गया तो 200 में से घटा तो कितना हो गया 8। अब ये देखिए यहां पर बेटा ये आपका यहां पे लिख दे रहे हैं, ये जो फेरिक वाला आयरन है उसका नंबर कितना आ रहा है 8। 96 टोटल आयरन है, 96 टोटल आयरन है, उसमें फेरिक वाले का नंबर कितना आ रहा है 8। तो फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में, तो 96 में 8 है तो 1 में कितना हो जाएगा 8/96, और 8/96 को सॉल्व कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा 1/12। आइए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद द डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml। ये आपका सिंपल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहां से स्मॉल m सॉल्व करना है, तो आप जानते हो कि स्मॉल m जो होगा स्मॉल m जो होगा वो होगा मोल अपॉन kg, ये आपका होगा बेटा, ठीक। स्मॉल m मोलैलिटी जो होगी वो क्या होगी मोल अपॉन kg, और वहां पे 3 मोलर सोडियम क्लोराइड का मतलब हुआ कि 3 मोल सोडियम क्लोराइड 1 लीटर सॉल्यूशन में है, तो यहां से मोल कितना मालूम चल गया 1। अब अगर हमें सॉल्यूशन का मास मालूम चल जाए, सॉल्वेंट का मास मालूम चल जाए, तो हमारा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पे देखो सॉल्यूशन जो है ये जो है ये 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है, तो सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम कितना है 1000। इसको सॉल्व कीजिए डेंसिटी के साथ, तो ये हो गया 1250, और इसमें से आप मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा, तो सॉल्वेंट का मास हो जाएगा 1250 माइनस सॉल्यूट का मास, और सॉल्यूट का मास होगा बेटा 58.5 इंटू 3। 1 मोल सोडियम क्लोराइड होता है 58.5, सोडियम क्लोराइड कितने मोल है 3, तो ये हो गया 5 × 15 8 × 24 1 25, 5 × 15 और 2 17, 175.5। तो इसमें से 175.5 को माइनस कर दो, तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और 1, तो ये आपका हुआ 1074.5। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट का मास आया सॉल्वेंट का वो आपका हुआ 1074.5, और इस मास को जो कि ग्राम में है केजी में चेंज करो तो ये हो गया 3000, और 3000 को आप 174.5 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब खुद सोचिए यहाँ पे 1000 होता तो आंसर 3 होता, लेकिन बेटा ये 1000 से थोड़ा सा ज्यादा तो आंसर 3 से थोड़ा सा कम, और 3 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है 2.79। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन आपका। कह रहा है कि हमारे पास 70% नाइट्रिक एसिड है, फिर वही टर्म 70% नाइट्रिक एसिड का मतलब हुआ कि हमें 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो लेना कितना होगा 100 ग्राम।
तो कह रहा है कि 70% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन दैट शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड। तो कह रहा है कि हमारे पास 250 ml 2 मोलर नाइट्रिक एसिड है, हम इसका कितना मास लें कि जो 70% नाइट्रिक एसिड हो जाए। तो देखो फॉर्मूला लगा दीजिए, मोलैरिटी हो गया 2, मोलैरिटी इक्वल टू वेट पूछ रहा है और इस वेट का आपको 70% करना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5, वॉल्यूम दिया है 250 ml, लीटर में चेंज कर दीजिए, ये आपका हो गया 1000। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो गया 4, ये आपका हुआ कट पिट के 4, और फिर यहां से ये हो गया 2, फिर यहां से सॉल्व कीजिए तो वेट आपका आ रहा है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो अगर ये आपका नाइट्रिक एसिड जो होता है, ये नाइट्रिक एसिड ये 70% है, 100% प्योर होता तो आंसर ये होता, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो 70% है, मतलब हमें 70 ग्राम चाहिए तो लेना कितना होगा 100, और हमें चाहिए इतना, तो सोचो कितना लेना होगा। तो यहां पे कैलकुलेशन देखो, अगर 70 ग्राम नाइट्रिक एसिड चाहिए तो लेना कितना पड़ रहा है 100 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए लेना होगा 100/70, और हमें कितना चाहिए था 31.7। तो इतने नाइट्रिक एसिड के लिए हमें लेना होगा 100/70 गुणे 31.7, ये आपका। अब यहां से कैलकुलेट कर दीजिए तो ये कट गया, यहां पे आंसर हो गया 317/7। सॉल्व कर दीजिए तो 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 3 बचा 37, 7 पच्चे 35, ठीक। तो ये हो गया 45 पॉइंट समथिंग। तो आंसर कौन सा चला गया 45, कोई इसके आसपास आंसर नहीं है। अगला कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड इज 98% सल्फ्यूरिक एसिड बाई मास एंड हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.80 ग्राम पर ml. The volume of acid required to make 1 liter of 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। कह रहा है ये बेटा आपका NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ढंग से ये क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इस सल्फ्यूरिक एसिड की जो परसेंटेज स्ट्रेंथ है वो कितना है 98% बाई मास, 98% बाई मास, और उसकी डेंसिटी कितनी है 1.80 ग्राम पर ml। क्लियर। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि हम इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितना पानी मिलाएं। एग्जामिनर कह रहा है कि इस सल्फ्यूरिक एसिड में कितना पानी मिलाएं कि जो फाइनल सल्फ्यूरिक एसिड बने, इस फाइनल सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी 0.1 मोलर हो जाए और वॉल्यूम कितना हो जाए 1 लीटर। मोलैरिटी आपकी कितनी हो जाए 0.1 मोलर और वॉल्यूम कितना हो जाए 1 लीटर। फिर से सुन लीजिए ये क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 98% वेट बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसकी डेंसिटी बेटा आपकी 1.80 ग्राम पर ml है। हम इसमें कितना वॉल्यूम, कितना पानी मिलाएं, है ना, इसका डाइल्यूशन कितना कराएं कि फाइनल जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो वो 0.1 मोलर 1 लीटर हो जाए। मतलब ये डाइल्यूशन का क्वेश्चन है। और आप जानते हो कि डाइल्यूशन में आपका फॉर्मूला लगता है इनिशियल ग्राम इक्विवेलेंट M1V1 सेम एसिड है इक्वल टू आपका क्या होगा M2V2 यहां पे। अब अगर हम बेटा ये जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लें तो ये हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया है। तो जब भी आपको डेंसिटी दिया हो और परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास दिया हो तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है 10 इंटू x% इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला बनता है 10 इंटू x% मतलब परसेंटेज इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे देखिए 10 लिख दीजिए, परसेंट कितना दिया हुआ है 98, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 1.8
ग्राम पर ml, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, इतना, और ये वॉल्यूम पूछ रहा है, इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, और फाइनल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम 0.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0.1। तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 98 आपका कट गया, ठीक। ये आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे 1.80 ग्राम पर ml है, इसको हटा दीजिए। तो जब आप इसको हटा दो तो यहाँ से आपका हो गया 18, ठीक। एक बार फिर से ये कैलकुलेशन देख लीजिए, इधर ये कैलकुलेशन देख लीजिए, कह रहा है कि हमारे पास 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, उस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी कितनी है, 1.8 ग्राम पर ml है। एग्जामिनर कह रहा है कि हम इसका वॉल्यूम कितना लें कि जो फाइनल सल्फ्यूरिक एसिड बने ये आपकी हो जाए 0.1 इन और 1 लीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका 0.1 है, तो फॉर्मूला आप जानते हो M1V1 इक्वल टू हो गया M2V2। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से हो गया, फॉर्मूला होता है 10 इंटू परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूट जो है वो कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया, 98, ये आपका हो गया। वॉल्यूम पूछ रहा है तो वॉल्यूम को क्या मान लो, V इक्वल टू हो गया फाइनल मोलैरिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम, और फाइनल मोलैरिटी फाइनल वॉल्यूम ये आपका कितना हो गया, 0.1। ये देखिए 1 पॉइंट और 1 पॉइंट ये आपका कट गया, ये आपका 98 कट गया। तो यहाँ से आपका जो वॉल्यूम हुआ वो कितना हो गया, वॉल्यूम जो हुआ वो आपका यहाँ से, तो ये जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका आ गया 1/180 ये आपका लीटर, और इस लीटर को आप ml में चेंज कीजिए तो ऊपर कितने से गुणा कर दीजिए, 1000, ये आपका कट गया, आंसर आ जाएगा 5.55। अगले क्वेश्चन पे आइए, तो देखिए कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एमंग द कंपाउंड, इसमें निकालिएगा, नीट का ये रिपीट क्वेश्चन है। आंसर आएगा बेटा हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/3, पॉजिटिव नंबर ज्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, निगेटिव चार्ज ज्यादा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कम। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए कह रहा है कि नॉन फिजिबल रिएक्शन, मतलब कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को उसी के हैलाइड से डिस्प्लेस करता है, तो ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है, पहला फिजिबल है। क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करता है, फिजिबल है। बेटा ये देखो फ्लोरीन, इसमें आपका ऑक्सीजन -2 है और यहाँ पे 0 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल और केवल फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐसा होगा जो ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। तो डी वाला भी रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन बी वाले ऑप्शन में देखिए आयोडीन जो कि सेम ग्रुप में नीचे होता है उसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस किया है, तो बी वाला रिएक्शन आपका फिजिबल नहीं होगा। ऊपर वाला हैलोजन नीचे वाले हैलोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला हैलोजन बेटा ऊपर वाले हैलोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता।